ट्रैवल हिस्ट्री में अगर एक ऐसा ट्रिप हो जिसमें ट्रैवल हिस्ट्री भी बने, साथ में ट्रैवल करने का मज़ा भी आए, कुछ नया देखने को भी मिले, प्लस इकोनॉमिकल भी हो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, और तो और उसमें अगर स्टिकर वीज़ा हो तो और भी बहुत अच्छा हो जाता है। ऐसे लगातार क्वेश्चंस, कंसर्न्स, कमेंट्स वगैरह आप लोगों के नोटिस होते हैं जिसमें आप ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस जानना चाहते हैं कि एक ट्रिप में कवर किए जाएँ। तो इस वीडियो में मैं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। हम डिस्कस करेंगे, छोटी सी वीडियो होगी, इसको एंड तक देखें ताकि आप समझ पाएँ कि ट्रैवल हिस्ट्री कब, कैसे, क्यों बनानी चाहिए। रैंडमली एकदम से ट्रैवल हिस्ट्री सेलेक्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा अगर आपने कभी कनाडा का वीज़ा अप्लाई किया था और वो डिनाई हो गया तो उसमें वो लिख देते हैं कि भाई आपकी बेस्ड ऑन योर ट्रैवल हिस्ट्री, ऐसे वो रीज़न लेके दे देते हैं। कभी कभी ऐसा भी आता है, तो बड़ी अजीब सी बात है। जब तक आप वीज़ा देंगे नहीं तो ट्रैवल हिस्ट्री बनेगी कैसे, ये मन में डाउट आता है। तो अगर आप कैनेडियन काउंसलेट या यूएस के काउंसलेट्स या शेंगन या यूके, जो भी वेस्टर्न स्टेट्स हैं, उनके काउंसलेट्स के बारे में अगर उनके रिव्यू समझें तो वो ये कहते हैं कि भाई आप इंडिया के आसपास इतने सारे देश हैं, इतनी सारी हॉटस्पॉट डेस्टिनेशंस हैं, आप वहाँ पर तो गए नहीं, ऑल ऑफ अ सडन आप टूरिज्म के लिए इतनी दूर क्यों आना चाह रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से कन्विंस नहीं हो पाते और ट्रैवल हिस्ट्री वाले पॉइंट को वेटेज देते हुए वो वीज़ा डिनाई कर देते हैं। उस केस में ट्रैवल हिस्ट्री फिर बनानी थोड़ी सी इसेंशियल भी हो जाती है, प्लस यहाँ पे वो कॉमन सेंस भी यूज़ होती है कि ट्रैवल हिस्ट्री इतने पैसे लगा रहे हैं तो सिर्फ इसलिए थोड़ी ना कि भाई वीज़ा मिल जाए और वेस्ट में चले जाए। अगर हमने मान लीजिए हम ट्रैवल कर ही रहे हैं तो ऐसी कंट्रीज़ भी हो जहाँ पर जाके अच्छा लगे, ऐसी कंट्रीज़ भी हो जो काउंट भी हो जाएँ, ऐसी कंट्रीज़ भी हो जिनका स्टिकर वीज़ा मिल जाए, क्योंकि अगर वीज़ा फ्री हुआ तो सिर्फ एंट्री और एग्जिट स्टैम्प के अलावा कुछ नहीं होगा। कई कंट्रीज़ में तो वो भी नहीं होता, और अगर वो स्टिकर वीज़ा हुआ तो पासपोर्ट में थोड़ा सा यूज़ हो जाता है, तो थोड़ा ज़्यादा रेलेवेंस काउंट हो जाती है, ऐसा लगता है। अब ऐसा एक ट्रिप है जिसमें आप 3 कंट्री से लेके 6 कंट्री तक कवर कर सकते हैं सिर्फ एक ही ट्रिप में। सिंपल सा ट्रिप है। सबसे पहले आप इंडिया से डिपार्चर लें, किसी भी सिटी से डिपार्चर लें आप, दिल्ली से, चंडीगढ़ से, बेंगलोर से, हैदराबाद से, मुंबई से या कोलकाता से, कहीं से भी अगर आप डिपार्चर लें, आप सबसे पहले अराइव कर सकते हैं थाईलैंड में। थाईलैंड का स्टिकर वीज़ा भी अवेलेबल है। एक वीज़ा ऑन अराइवल की जगह आप स्टिकर वीज़ा ले लीजिए, ज़्यादा बेटर है। आप स्टिकर लग जाता है और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो आप स्टिकर वीज़ा अवेलेबल है, थाईलैंड में जाएँ, 3-4 दिन, 5 दिन, एज़ पर योर ओन नीड एंड डिज़ायर्स आप वहाँ पे अपना स्टे लें। थाईलैंड के बाद देन कंबोडिया के भी स्टिकर वीज़ा दोनों तरीके से अवेलेबल है, यहाँ से भी और आप वहाँ पे अपॉन अराइवल भी ले सकते हैं। कंबोडिया में भी अगेन 2-3-4 दिन जितने आपको ठीक लगें। फिर वियतनाम में भी स्टिकर वीज़ा अवेलेबल है, आप यहाँ से लगवा के जा सकते हैं। वियतनाम के बाद सीधा सिंगापुर। अब सिंगापुर का कोई स्टिकर वीज़ा नहीं होता, ई वीज़ा होता है सिंगापुर, बट एक बहुत ही अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है। तो वियतनाम के बाद सिंगापुर के बाद फिर मलेशिया, और मलेशिया में अगर आप सिंगापुर से जाते हैं तो वीज़ा ऑन अराइवल भी मिलते हैं इनफैक्ट, बट उसमें प्रॉब्लम है कि वापस आपको सिंगापुर आना पड़ेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मलेशिया का भी एडवांस में इंडिया से ही स्टिकर वीज़ा लेकर जाएं, वो भी अवेलेबल है, ओपन है। तो यानी एक ही ट्रिप में कितने सारे देश हो गए, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, 5 कंट्रीज। इंडोनेशिया इसमें छठा ऑप्शन बनता है, बट इंडोनेशिया को एज ऑफ नाउ, अभी एट दिस वेरी मोमेंट मैं ऐड नहीं कर रहा, क्योंकि इंडोनेशिया के ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस अभी भी एक्टिव हैं। तो अगर फ्यूचर में हटे तो 6 कंट्री वो हो जाती है। तो 3 मिनिमम से लेके अप टू 6 कंट्रीज आप एक ट्रिप में कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ 5 कंट्रीज ओपन है, जिसमें 4 कंट्रीज का स्टिकर वीज़ा आपको मिल जाएगा एक ही ट्रिप में। 4 कंट्रीज का स्टिकर वीज़ा प्लस अराइवल डिपार्चर स्टैंप्स, इमिग्रेशन स्टैंप्स जिसे कहते हैं। इंडिया में भी इमिग्रेशन स्टैंप्स आपकी लगेंगी, तो काफ़ी सारे पेजेस आपके यूटिलाइज हो जाएंगे एक सिंगल ट्रिप में। अब ऐसा नहीं कि ट्रिप करने के बाद इमीडिएटली आपने कनाडा फाइल कर देना, वो नहीं होता। देखिए, आप अगर कहीं पर भी ट्रैवल करके आते हैं, दूसरे ट्रैवल में एक रीजनेबल गैप होना चाहिए। हो सकता है आप बिजनेस करते हो, तो आपको नहीं लगता कि इमीडिएटली आती है, अगर आपने कनाडा अप्लाई किया तो कॉन्सुलेट ये सोच सकता है कि ऐसा कौन सा बिजनेस है आपका जिसमें आप फटाफट इंटरनेशनल ट्रिप करे जा रहे हैं। या फिर अगर आप कहीं जॉब दिखा रहे हैं तो वो ये भी सोच सकते हैं ऐसी कौन सी जॉब है जिसमें आपको एकदम से इतनी लंबी लंबी छुट्टियां बार बार मिल रही हैं। तो ये शक का कारण बन जाता है। तो एक रीजनेबल गैप होना चाहिए, मिनिमम वो 3 महीने का तो होना ही चाहिए, मिनिमम से मिनिमम। अदरवाइज बेटर है अगर 4-5 महीने का गैप हो तो, क्योंकि देखिए जब भी कोई इतनी लंबी छुट्टियों पे जाता है, अब आप 4-5 कंट्रीज एक ट्रिप में करके आए हैं तो आपने 10-12 दिन का तो छुट्टी लिया होगा। 10-12 दिन की छुट्टी ऑफिस में मिलना बड़ा मुश्किल होता है, और खुद के बिजनेस से 10-12 दिन ऑफ रहना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये बार बार नहीं किया जा सकता। हाँ ठीक है, साल में 1 या मैक्सिमम 2 बार कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। तो ये काउंसलेट्स भी समझते हैं। तो इसलिए जब आप सेकंड ट्रिप अपनी डिज़ाइन करें इनके बाद, तो उसमें एक रीजनेबल गैप दें।
अब बात करते हैं अकाउंट्स की। अकाउंट्स में नहीं, या अगर आप मान लीजिए 3 कंट्री के टूर पे जाते हैं, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, वहाँ से वापस आ जाते हैं, ये 3 कंट्री टूर एक सिंगल पैसेंजर को रफली 1 लाख रुपए में हो जाना चाहिए। ये रफली एस्टिमेटेड फिगर्स हैं, प्लस माइनस हल्का फुल्का हो सकता है। अगर आप इसमें सिंगापुर, मलेशिया भी ऐड करते हैं तो ये ट्रिप सारा कुछ मिला के कॉम्प्रिहेंसिवली 130-140 के आसपास हो जाना चाहिए बड़े आराम से, जिसमें आपकी फ्लाइट्स, होटल्स, ये सब इंक्लूड होंगे। आप वहाँ पे खाना पीना भी कर सकते हैं, और एक लमसम आइडिया 1.5 लाख का मेंटली प्रिपेयर हो सकते हैं कि खाना पीना वगैरह मिला के, वीज़ा वगैरह मिला के रफली मेरे को 1.5 लाख में 5 कंट्रीज़ का टूर हो जाता है, जिसमें मुझे 4 स्टिकर वीज़ा भी मिल जाते हैं, मेरे फ्लाइट्स, होटल्स वगैरह सब इंक्लूड हो जाते हैं, और प्लस मेरा पर्पस भी सॉल्व हो जाता है। और साउथ ईस्ट एशिया का एक कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही बढ़िया मल्टीकल्चरल टूर करके मैं पैसे इन्वेस्ट करके, ये स्पेंड नहीं हुए, ये एक्चुअल में आपने पैसे इन्वेस्ट करे, और मैं वापस आया एंड आई एम फीलिंग वेरी फ्रेश एंड वेरी नाइस। उसके बाद 3-4 महीने का गैप दें और फिर अपने अकाउंट को रिबिल्ड करें, फिर उसके बाद नेक्स्ट कंट्री के लिए प्लान करें, इमीडिएटली ना करें। तो ट्रैवल हिस्ट्री के ये ऑप्शंस मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि ये एज ऑफ नाउ बड़े फीजेबल ऑप्शंस हैं। फ्लाइट्स जो पहले पिछले साल बहुत एक्सपेंसिव थी, इस साल काफ़ी कॉम्पिटिटिव रेट्स भी हो चुके हैं। पहले काफ़ी सारी कंट्रीज़ के वीज़ा अवेलेबल नहीं थे, अब वो भी अवेलेबल हो चुके हैं। इनके अलावा भी ट्रैवल हिस्ट्री के और सारे ऑप्शंस हैं। अगर हम ज़रूरी नहीं कि हमें साउथ ईस्ट एशिया पे ही फोकस करना है, हम वेस्ट एशिया पे भी फोकस कर सकते हैं, हम अफ्रीका में भी, इनफैक्ट यूरोप को भी ट्रैवल हिस्ट्री की तरह यूज़ किया जा सकता है। वो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के थ्रू आप साउथ ईस्ट एशियन के मल्टीपल 3 to 6 कंट्री टूर एक सिंगल विजिट में कैसे कर सकते हैं ये समझ गए होंगे। इसके लिए अगर आप हमारी हेल्प चाहते हैं या हमारी सर्विसेज यूज़ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमारी सर्विसेज भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज ये सारी चीज़ें खुद आराम से की जा सकती हैं। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बाय।